बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। I am Muhammad Idris, physics teacher from Uswa College, Chakwal. Dear students, this is my YouTube channel, Sar Idris Physics. Subscribe my YouTube channel for getting latest video of physics of your class. Dear students, now we come to our topic, that is dimensional analysis, and its further detail is deriving possible फार्मूला। तो डी स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने डायमेंशन एनालिसिस के यूज में ये बात की थी कि डायमेंशन एनालिसिस में हमने कहा था जिसका यूज है वो डेराइविंग पॉसिबल फार्मूला जो है फार्मूला डेराइव करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। तो आज उसी सिलसिले में ये लेसन है। तो डी स्टूडेंट्स फार्मूला हम कैसे डेराइव करते हैं उसके हवाले में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो डी स्टूडेंट्स, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसका हमने पॉसिबल फार्मूला हमें डिराइव करना है। तो डी स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कोई भी फार्मूला डिराइव करने से पहले हम क्या करते हैं, उस रिलेशनशिप को डिराइव करने के लिए हम उसका फिजिकल क्वांटिटी का एनालिसिस करते हैं, उसमें कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पे वो डिपेंड करती है, और उसके बाद हम क्या करते हैं इसमें डायमेंशन एनालिसिस का यूज़ करते हैं और फार्मूला पॉसिबल फार्मूला हम डिराइव करते हैं जी। तो डी स्टूडेंट्स, आप देखें तो हमने जो है सिंपल पेंडुलम का हम जो है फार्मूला डिराइव करना चाहते हैं, दैट इज अ टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम। तो डी स्टूडेंट्स, सिंपल पेंडुलम क्या होता है पहले उसको देखते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। तो डी स्टूडेंट, सिंपल पेंडुलम आपके पास क्या एक ऑपरेटस है जो कि एक स्पोर्ट, एक थ्रेड यानी हुक का थ्रेड और उसके साथ एक स्मॉल बॉब होता है, उस पर मुश्तमिल होता है। जैसे कि डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ आप पर एक सपोर्ट है, सपोर्ट के साथ एक हुक लगी हुई है, हुक के साथ हमने थ्रेड बांधा हुआ है और थ्रेड के दूसरे सिरे पे हमने एक स्मॉल बॉब जो है हैंग करा रखा है। तो जब हम इसे डिस्प्लेस करते हैं राइट या लेफ्ट तो क्या होता है, ये अपनी मीन पोजीशन, ये आपके पास जो रेस्ट फॉर्म में था ये इसकी मीन पोजीशन कहलाती है, और इसके गिर्द के राइट और लेफ्ट क्या करता है, वाइब्रेट करता है। तो ये आपके पास क्या कहलाता है, सिंपल पेंडुलम कहलाता है। तो डी स्टूडेंट्स, अगर हम इसका एनालिसिस करें तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम जो डिपेंड कर रहा है, मे डिपेंड ऑन, तो किन चीज़ों पर डिपेंड करे, इसमें देखें लेंथ एल ऑफ द थ्रेड, ये सिंपल पेंडुलम का जो थ्रेड है इसकी लेंथ एल है, एक इसकी लेंथ का पेंडुलम पे डिपेंड कर रहा है। फिर आप पास इसमें क्या है, मैस है, बॉब है आपके पास, तो उसकी मैस, बॉब की मैस एम है, तो मैस बॉब पे में भी डिपेंड कर रहा है। तो हमने लिखा, एनालिसिस किया। फिर देखें एंगल थीटा एच, तो ये आप पास कितना एंगल थीटा उसने बॉब ने बनाया है मीन पोजीशन से, तो उस एंगल थीटा पे डिपेंड कर वो हमने ये वर्टिकल डायरेक्शन में। नेक्स्ट हमारे पास क्या, एक्सेलरेशन जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, यानी कि इस पे हमने इस पे भी डिपेंड कर रहा है। तो डी स्टूडेंट, ये हमने एनालिसिस किया। तो इन चीज़ों पर जो है ये वो फैक्टर है, दैट इज लेंथ, मैस, एंगल थीटा एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। तो इन पर ये क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो अब हमने ये देखा है, एनालिसिस किया है, तो ये आफ्टर एनालिसिस जो है हमें पता चला है। अब हम क्या करेंगे, इसका पॉसिबल फार्मूला हम डिराइव करेंगे। तो डी स्क्वायर पॉसिबल फार्मूला जो है वो हमने डिराइव करना है, जो रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो हमने एनालिसिस किया है, तो इसमें देखें जो टाइम पीरियड टी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, दैट इज मैस ऑफ बॉब, सपोज हमने ए लिखा है उसकी पावर ए है, एंड देन लेंथ ऑफ थ्रेड, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, इट्स पावर इज बी सपोज किया हमने, एंड देन एंगल थीटा जो कि थ्रेड क्या कर रहा था, मीन पोजीशन साथ बना रहा था, तो उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट, इस पे डिपेंड, इसकी पावर हमने सी ली है, एंड जी आपके पास क्या है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, इसकी पावर डी है। तो ये हमारे पास क्या, इन फैक्टर्स पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। हमने एनालिसिस किया है, तो हमने तरीकाकार बताया कि
पॉसिबल फार्मूला डिराइव करने के लिए जो हमने फिजिकल क्वांटिटी यूज़ करते हैं, हम उसे चेक करते हैं किन किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करती है, और उन फैक्टर्स को एनालिसिस करने के बाद ये फैक्टर्स हमें मिले हैं, तो वो हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दी। सपोज कर लीजिए जो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम है, इन सारे फैक्टर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डी स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, जब हम कोई भी हमारे पास एक्सप्रेशन होता है जिसमें प्रोपोर्शनल का साइन हो, तो हम प्रोपोर्शनल के साइन को खत्म करते हैं तो इक्वल साइन आता है और साथ क्या आता है, कांस्टेंट आता है। ये आपके पास रूल है जी, प्रोपोर्शनल साइन खत्म करें, इक्वल एंड देन कांस्टेंट। और उसके बाद क्या है, m पावर a देन l पावर b थीटा पावर c एंड g पावर d। तो ये हमारे पास क्या एक इक्वेशन है जी। तो डी स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा इसमें इक्वेशन में हमने पावर यूज किए, दैट इज a b c एंड d जी। तो हमने ये वैल्यूज ऑफ पावर हमने सपोज किए, a b c एंड d ये आपके पास क्या वैल्यूज ऑफ पावर है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि m की क्या पावर है, लेंथ की क्या पावर है, थीटा की क्या पावर है, जी एक्सेलरेशन जी जो है ग्रेविटी उसकी क्या पावर है। तो हम यहाँ से सपोज करेंगे पावर सपोज क्या ए बी सी एंड डी है जी। तो अब हम क्या करते हैं, इनको डायमेंशन फॉर्म में लेके आते हैं। तो हम दोनों साइड्स पर इक्वेशन के डायमेंशन ले लेते हैं। तो आप पास लेफ्ट साइड पे टी है, इसका डायमेंशन ये आपके पास हमने डायमेंशन फॉर्म में लिखा, कांस्टेंट है, जैसे आपको पहले ही लास्ट सेशन में बताया कि डायमेंशन एनालिसिस कांस्टेंट के हवाले से कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता, लिहाजा ये एज यूजुअल जैसे है वैसे ही रहेगा, यानी कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता। सो हमने इसके गिर्द कोई डायमेंशन नहीं अप्लाई किया जी। उसके बाद मैस का डायमेंशन ये कैपिटल एम और विद इन स्क्वायर ब्रैकेट देन ए, एंड देन लेंथ का डायमेंशन एल विद इन स्क्वायर ब्रैकेट पावर बी, एंड एंगल थीटा के डायमेंशन आपके पास क्या है, एल इंटू एल इनवर्स विद इन स्क्वायर ब्रैकेट देन सी। इसी तरीके से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसका डायमेंशन दैट इज एल टी माइनस 2। तो ये आपके पास क्या है, विद इन स्क्वायर ब्रैकेट एंड देन पावर डी। आप डी स्टूडेंट्स देखें तो ये आपके पास डायमेंशन टी एंड देन इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब हमने क्या करने से सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए देखें मैथ है एक ही दफ़ा है, लिहाजा हमने इसका मैथ का डायमेंशन और पावर ए एक्सपोनेंट ए डी। उसके बाद देखें एल आपके पास क्या है, यहाँ पे है ये सेकंड एल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये थर्ड एल 4 टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। हम क्या करें, इसकी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, जैसे मैथ्स को इलादा किया इस तरह एम को मल्टीप्लाई इलादा से कराते हैं एल को मल्टीप्लाई, और इसके एक्सपोनेंट जैसे आपको बताया था मैथमेटिक्स में आपने रूल पढ़ा है, जब आप पास एक्सपोनेंट रूल आपने पढ़ा है जिसमें वेरिएबल सेम हो तो उनके एक्सपोनेंट आपस में ऐड हो जाते हैं। तो ये आप देखें हमने एक्सपोनेंट ऐड की, दैट इज बी प्लस सी माइनस सी और प्लस डी। ये आप देखें पहले एल की एक्सपोनेंट ए है, बी लिखा, ये आप पास यहाँ प्लस 1 है, तो इस एल की आप एक्सपोनेंट क्या है, प्लस सी है, ये हमने प्लस सी लिखा। और नेक्स्ट आप पास क्या है, इसके एल की एक्सपोनेंट क्या है, माइनस सी, हमने माइनस सी लिखा। और उसके बाद क्या है, यहाँ आप देखें एल पावर 1, ये डी से भी मिलेगी पावर, ये आप पास क्या है प्लस डी बनेगा, ये आप देखें प्लस डी हमने लिखा जी। अब इसमें प्लस सी माइनस सी ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो रहे आपके पास क्या है, बी और डी रह जाएगा जी। नेक्स्ट आपके पास टाइम टी है, ये आप देखें इस डी पावर को हमने एल को दिया, साथ ही हमने क्या कर दिया, ये टी को भी दे दिया, ये हमारे पास क्या है -2d आ गया जी। अब हम इसे देखा, इसे सॉल्व किया, तो अब हमने देखे स्टूडेंट्स, ये आपका लेफ्ट साइड पे सिर्फ टी था, यहाँ हमने क्या लिखा है m पावर 0 एंड l पावर 0 एंड देन t पावर 1 जी। तो हमने 0 क्यों लिखा है, इसकी पावर 0, कहते हैं किसी भी वेरिएबल्स का एक्सपोनेंट अगर 0 हो तो वो क्या होता है, हमेशा 1 होता है। तो हमने असल में क्या करना है कि ए बी सी और डी की वैल्यूज असल में फाइंड आउट करनी है, उनका कंपैरिजन करना है जी। तो लॉग के चैप्टर में जैसे हमने पढ़ा था लॉगरिथमिक रूल्स में, तो वहाँ आपके पास क्या है, लॉग अगर आप उनके लॉग और उसकी बेस सारे सेम हो, तो अगर बेस सेम हो तो उनके एक्सपोनेंट भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर हो सकते हैं जी, एंड वाइस वर्सा। तो सेम रूल हमने यहाँ पे अप्लाई करना है, इसलिए हमने फिर क्या करना है कि m पावर 0, क्योंकि किसी भी एक्सपोनेंट की पावर 0 तो 1 होता है, लिहाजा 1 की जगह हमने m पावर 0 लगा दी है और आगे l पावर 0 लगा दी, ताकि हम कंपेयर कर सकें एक्सपोनेंट को और एक्सपोनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। इस पर्पज के लिए हमने ये क्या किया है, l पावर 0 और m पावर 0 अप्लाई किए, आगे t पावर 1 इसी तरह एंड देन कांस्टेंट, तो m की पावर a और l की पावर आपका जो रिमेनिंग की b प्लस डी, ये हमारे पास b प्लस डी, और आगे t की पावर आपके पास क्या है -2d, हमने इसी तरीके से लिखा है जी। अब हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे जी।
m का कंपैरिजन विद m के साथ करेंगे जी। ठीक है, लेफ्ट साइड पे m की पावर 0 है और इधर आपके पास m की पावर a है जी। तो इसमें बेस आपस में बराबर है, तो लिहाजा a एक्सपोनेंट भी आपस में बराबर a इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। ये आप नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखेंगे जी। तो ये हमने a इज इक्वल टू 0 लिखा है जी। इसी तरीके से जैसे हमने m और m को दोनों साइडों में कंपेयर किया है, इस तरह हम l को भी आपस में, जो l दोनों साइड में मौजूद है, हम उसको भी कंपेयर करेंगे बेस को, और इसके एक्सपोनेंट भी आप आपस में कंपेयर करेंगे जी। लेफ्ट साइड पे देखें तो l की पावर क्या है, 0 है, l डायमेंशन की पावर 0 है जी। और राइट साइड पे हम देख रहे हैं l उसकी डायमेंशन की पावर क्या है, b प्लस d है जी। यहाँ देखें l और l डायमेंशन आपस में इक्वल है इनकी बेस, तो लॉग के रूल के तहत क्या होगा, 0 और b प्लस d ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ये नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, ये हमने b प्लस d इज इक्वल टू 0 लिखा है। तो ये हमें कैसे मिला है, ये दोनों डायमेंशन जो है, लेंथ के डायमेंशन राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, इनको कंपेरिजन किया है। डायमेंशन यानी लॉग के रूल के तहत आपस में बेस बराबर है, तो आपस में एक्सपोनेंट भी आपस में दोनों राइट और लेफ्ट के लिए एक्सपोनेंट वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो इसी रूल के तहत क्या, b प्लस डी इज इक्वल टू 0 आ गया जी। एंड देन नेक्स्ट आप देखें लास्ट स्लाइड में, तो यहाँ आप देख रहे हैं आगे t है जी। तो लेफ्ट साइड पे डायमेंशन t की वैल्यू 1 है और राइट साइड पे डायमेंशन t की वैल्यू क्या है, -2d है जी। इसी रूल के तहत, लॉग इसी रूल के तहत हम क्या करेंगे, दोनों आपस में डायमेंशन का कंपैरिजन करेंगे। तो बेस जो है डायमेंशन t आपस में बराबर है, तो लिहाजा एक्सपोनेंट भी आपस में दोनों साइड के क्या होंगे, आफ्टर कंपैरिजन इक्वल होंगे। ये देखें डी स्टूडेंट्स, हमने क्या किया है, d इक्वल टू -1/2 इसे हमने इक्वल कर लिया जी। आप जी स्टूडेंट a आपके पास 0 है, इसकी वैल्यू आ गई, हमारे पास क्या है, d की वैल्यू -1/2 आ गई। तो अब इसमें देखें हमारे पास क्या, b की वैल्यू अभी नहीं आई है जी। तो यहाँ से हमने क्या किया, d की वैल्यू ये देखें 1 इज इक्वल टू -2d, इसे रीअरेंज करके हमने d की वैल्यू फाइंड आउट की है, जो कि आपके पास क्या है, d की वैल्यू -1/2 है जी। और यही d की वैल्यू उठा के हमने क्या कर दी, b प्लस d में इंसर्ट कर दी है। या ये देखें, इसे आगे फर्दर सॉल्व किया, दैट इज d इज इक्वल टू -d है, ये माइनस आपके पास इक्वेशन का, और d की वैल्यू आपके पास क्या है, -1/2 है। हम इसकी वैल्यू क्या कर दी, इसमें इंसर्ट कर दीजिए, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और आपके पास b की वैल्यू क्या होगी, +1/2 होगी। ये देखें स्टूडेंट्स, हमने लिख रखा है दैट इज b इज इक्वल टू 1/2, ये हमने इसकी वैल्यू लिखी है जी। आगे आपके पास क्या है, थीटा के वाले से हमने डिस्कस थोड़ा कम किया है। तो थीटा के जो डायमेंशन l इंटू एल इनवर्स है जी, और पावर इसके आपके पास क्या सी है जी। तो अंदर देखें आप, दोनों बेस सेम है, तो उनके एक्सपोनेंट आपस में ऐड होंगे, +1 -1, तो ये आपके पास क्या हो गया, एक्सपोनेंट इसका 0 आ गया। और बाहर आपके पास पावर क्या, डायमेंशन की सी है, तो थीटा आपके पास क्या है, l पावर 0 के बराबर हुआ, और l पावर 0 है, तो इसका एक्सपोनेंट 0 होने का मतलब क्या है, 1 होता है जी। तो ये लिहाजा आपका थीटा किसके बराबर हो गया, 1 हो गया। ये थीटा के डायमेंशन जगह हम क्या कर देंगे, 1 इंसर्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमने थीटा के डायमेंशन किए हैं। और थीटा के डायमेंशन कैसे फाइंड आउट किए, स्टूडेंट एस इज इक्वल टू आर थीटा फार्मूला है, ये इंशाल्लाह चैप्टर 5 में पढ़ेंगे, तो सर्कुलर मोशन में। तो वहां से आप पास क्या है, हमने इसे रीअरेंज किया, और यहाँ से थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर हमने निकाला है जी। एस भी आपके पास क्या है, डिस्टेंस है, और आर भी आपके पास क्या है, ये डिस्टेंस है, यानी डिस्टेंस के लेंथ में आता है। तो ये आर ऊपर चला गया, इसकी पावर -1 होगी, और उसकी जगह हमने डायमेंशन पुट कर एल इंटू एल इनवर्स दी। इस तरीके से हमने क्या किया, थीटा के डायमेंशन फाइंड आउट किए, और यहाँ पे हमने इंसर्ट किए, और यहाँ से आप पास एक्सपोनेंट का रूल अप्लाई किया, l +1 -1 0 हुआ, और 0 पावर c क्या हो गया, 0 बन गया। और आगे किसी वेरिएबल की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। सो थीटा की वैल्यू आपके पास क्या होगी, डायमेंशनली 1 आ गई जी। तो अब देखते हैं कि ये जो आप पास इक्वेशन 1 हमने लास्ट स्लाइड में निकाली थी, ये देखें, t इज इक्वल टू कांस्टेंट m पावर a l पावर b मल्टीप्लाई थीटा पावर c मल्टीप्लाई g पावर d। इस इक्वेशन 1 में हमने सारे डायमेंशंस की वैल्यू यहाँ पे क्या कर दी, इसमें इंसर्ट कर दी है। तो अब ये देखें, डायमेंशन की वैल्यू हमने इंसर्ट की, तो हमारे पास क्या आ गया, यानी उनके एक्सपोनेंट की वैल्यू इसमें हमने इंसर्ट की इस इक्वेशन में। यानी हमने एक्सपोनेंट की वैल्यू a जो हमने सपोज किया, उसकी वैल्यू 0 फाइंड की है। आगे b की वैल्यू यहाँ देखें, हमने 1/2 फाइंड की है। d की वैल्यू हमने -1/2 फाइंड की है। और थीटा आप पास c की वैल्यू वो आप पास के फाइंड आउट करते हमारे पास 1 आ गया। कहता है ये आप पास m पावर a l पावर b थीटा पावर c एंड g पावर d, ये आप पास वैल्यू इक्वेशन 1 में ये हमने इंसर्ट की है। और वो इंसर्ट करने के बाद आप पास ये आपके सामने है जी, दैट t इज इक्वल टू कांस्टेंट m पावर 0
मल्टीप्लाई क्या है एल इज इक्वल टू एल की पावर 1/2 यानी बी पावर हमने ये देखें बी की वैल्यू 1/2 फाइंड आउट की थी कि बी की वैल्यू हमने यहाँ पर उसमें 1/2 अप्लाई कर दी है। और थीटा का डायमेंशन सारा हमने जब ये देखा सामने स्क्रीन पे मौजूद है, हमने कैलकुलेट किया 1 है तो उसकी जगह हमने फिर यहाँ 1 इंसर्ट किया है। इस तरह जी मौजूद है और डी की वैल्यू आप यहाँ देखें -1/2 है, ये हमने इसकी वैल्यू -1/2 हमने इस पर अप्लाई कर दिया जी। आप डी स्टूडेंट देखें तो टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसी तरह एम पावर 0 1 होता है, उसकी जगह 1 लगा दिया, वो खत्म हो गया, 1 मल्टीप्लाई करके लिखें वही चीज आ जाती है। एल की पावर 1/2 है और ये जी की वैल्यू है -1/2 है, तो नीचे जाकर डिनोमिनेटर में क्या होगा प्लस हो जाएगा, ये देखें इज इक्वल टू कांस्टेंट एल की पावर 1/2 एंड देन जी आपका नीचे जाने की वजह से इसका एक्सपोनेंट क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, दैट इज 1/2। और 1/2 का मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट होता है, अंडर रूट होता है, तो हमने कंबाइन कर लिया एल ओवर जी और इनकी कंबाइन पावर ये √2 कर ली, तो टी इज इक्वल टू कांस्टेंट एल ओवर जी और कांस्टेंट आपके पास क्या होता है यहाँ 2 पाई होता है, तो 2 पाई एक नंबर है कांस्टेंट है, तो लिहाजा उस कांस्टेंट को रिप्लेस करके हम टी इज इक्वल 2 पाई लिख सकते हैं मल्टीप्लाई इनटू एल ओवर जी इनटू स्क्वायर रूट। इस तरीके से हमने डी स्टूडेंट्स हमने क्या कि पॉसिबल फार्मूला हमने डिराइव किया है। तो इसमें नोट ये है कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ जो कांस्टेंट है कैन नॉट बी डिटरमिन्ड बाय डायमेंशनल एनालिसिस। तो ये इसका ड्रॉबैक था, हमने पहले ही बताया था कि जो डायमेंशनल एनालिसिस है ये कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकता, ये जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है ये एक्सपेरिमेंटली होती है या थ्योरेटिकली फाइंड होती है, डायमेंशन एनालिसिस के अनएबल है, ये कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करता। बल्कि डायमेंशन एनालिसिस में जो हमने यूजेस पढ़े थे वो बताया था कि ये आपके पास क्या करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन के लिए चेक होता है, फार्मूला को देखने के लिए क्या फार्मूला ठीक है या नहीं ठीक है। होमोजेनिटी प्रिंसिपल उसके लिए हम चेक करते हैं कि बोथ साइड ऑफ इक्वेशन पर हम डायमेंशन लेते हैं, अगर डायमेंशन हम बोथ साइड ऑफ इक्वेशन क्या आ जाए इक्वल आ जाए तो होमोजेनियस प्रिंसिपल को ओके करता है। फिर हमने कहा था कि डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है और इसकी यूनिट्स फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है, डायमेंशन एनालिसिस का ये यूजेस था। फिर हमने पॉसिबल फार्मूला, तो ये लास्ट इसका सेशन चल रहा है, ये हमने पॉसिबल फार्मूला जो है हमने फाइंड आउट किया है सिंपल पेंडुलम का देख के। तो डी स्टूडेंट्स इसकी समरी चल रही है, जैसे कि आप बताया कि पॉसिबल फार्मूला डिराइव करने के लिए जो फिजिकल क्वांटिटी आप यूज करते हैं तो उसका हम क्या करते हैं एनालिसिस करते हैं जी। एनालिसिस किया यानी देखा कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो ये लेंथ का पेंडुलम पे डिपेंड कर रही है, मास ऑफ बॉब पे है, एंगल थीटा पे है जो कि आप पास वर्टिकल एंगल बनाते हैं, थ्रेड आप एंगल बनाते हैं जब बॉब मूव कर रहा हो, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा था। हमने इन क्या किया इन सारे फैक्टर्स का एनालिसिस किया, इन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा था, तो उसका हमने ये देखें रिलेशन बना लिया और ये हमने इस तरीके से इसका तरीकाकार है रिलेशन बनाया, उसकी पावर हमें पता नहीं थी, हमने एज्यूम कर दी ए पावर बी पावर सी पावर डी पावर रिस्पेक्टिवली, और फिर हमने क्या किया इन पर डायमेंशन अप्लाई किए, डायमेंशन अप्लाई करने के बाद हमने क्या किया इनको सॉल्व किया है। सॉल्व करने के बाद हमारा जो अगला जो नेक्स्ट स्टेप था वो ये था कि हमने जो एक्सपोनेंट अज्यूम किए हैं असल में ये हमने इनकी वैल्यूज यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी, तो हमने क्या किया दोनों साइड पे जो डायमेंशन है उनको कंपेयर किया जी लोगरिथम के रूल के तहत, कि उसमें लॉग दोनों साइडों पे होता है, अगर उनकी बेस सारे बराबर हो राइट साइड लेफ्ट साइड पे तो एक्सपोनेंट भी आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। उसी रूल के तहत हमने क्या किया है दोनों साइड्स ऑफ इक्वेशन के जो बोथ साइड ऑफ इक्वेशन उनके डायमेंशंस को हमने कंपेयर किया है, मैच का मैच के साथ किया दोनों साइड का डायमेंशन कंपेयर, लेंथ का लेंथ के साथ दोनों साइड पे डायमेंशन कंपेयर किया है, और आगे आपके पास क्या है टाइम का टाइम के साथ दोनों साइड पे कंपेयर किया है डायमेंशन। वही उसी लॉ के रूल के तहत क्या है अगर आपके पास डायमेंशन के बेस बराबर है तो उनके एक्सपोनेंट भी आपस में बराबर होंगे। सो इसी रूल के तहत क्या है दोनों साइड को मैच को हमने कंपेयर किया तो ए आपके पास क्या इक्वल 0 आ गया। फिर हम दूसरा लेंथ का डायमेंशन दोनों साइड बोथ साइड ऑफ इक्वेशन वो हमने कंपेयर किया तो वो भी आपके पास क्या है बी प्लस डी इज इक्वल टू 0 आ गया है, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। फिर हमने टाइम का डायमेंशन दोनों साइड पे कंपेयर किया तो दैट इज आपके पास -2d इज इक्वल टू 1 आ गया। ये नेक्स्ट स्लाइड में ये देखें डी स्टूडेंट मौजूद है। फिर हमने यहाँ से फर्दर सॉल्व किया है तो हमारे पास फर्दर सॉल्व करने के बाद ए की वैल्यू हमारे पास 0 आई है, बी की वैल्यू आपके पास क्या आई है 1/2 आई है, डी की वैल्यू आपके पास -1/2 आई है। फिर हमने थीटा के डायमेंशन का एनालिसिस किया तो थीटा के डायमेंशन का एनालिसिस करने के बाद हमने पता चला
कि ये आपके पास थीटा के डायमेंशन हल करने के बाद, सॉल्व करने के बाद ये आपके पास 1 के बराबर होता है। फिर अब हमने ये काम करने के बाद, यानी हमने एक्सपोनेंट की वैल्यू, a की वैल्यू 0 फाइंड आउट कर ली, b की वैल्यू 1/2 फाइंड आउट कर ली और d की वैल्यू -1/2 फाइंड आउट कर ली, थीटा के डायमेंशन फाइंड आउट कर लिए। ये सारे जो पावर उनकी वैल्यूज और थीटा के डायमेंशन उठा के इस इक्वेशन 1 में हमने क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। इसमें इंसर्ट करने के बाद हमारे पास जो फाइनल फॉर्म आया है वो आपके पास क्या है, t इज इक्वल टू कांस्टेंट l पावर 1/2 आया और g पावर -1/2 आया। तो इस g पावर -1/2 को हम डिनोमिनेटर में ले गए और यहाँ आपके पास l की पावर 1/2 है, g की पावर 1/2 है, इसको हमने कंबाइन कर लिया और पावर 1/2 जो होता है वो स्क्वायर रूट जजर के बराबर होता है, वो हमने कंबाइन जजर ले लिया। सो t इज इक्वल कांस्टेंट इनटू l और g स्क्वायर रूट। ये हमारे पास फाइनल फॉर्म में फार्मूला आ गया है और कांस्टेंट के हवाले से बताया है कि डायमेंशन एनालिसिस जो है इसको डिटरमिन नहीं कर सकता। इसके हवाले से जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो हम जो है एक्सपेरिमेंटली लैब में फाइंड आउट करते हैं या थ्योरेटिकली हम फाइंड आउट करते हैं। तो यह पास क्या है, कांस्टेंट जगह हम 2 पाई लगा सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट इस पे डायमेंशन जो है इस पर अप्लाई नहीं हुआ है। तो सो t इज इक्वल टू 2 पाई l ओवर g अंडर रूट या स्क्वायर रूट। ये हमने इस तरीके से पॉसिबल फार्मूला डिराइव किया है। तो इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क क्वेश्चन।